हेलो एवरीवन। अब तक हम लोग स्थिर वैद्युतिकी चैप्टर में 3 बातें पढ़ चुके हैं। पहला विद्युत आवेश के बारे में, दूसरा विद्युत आवेशों के गुण के बारे में और तीसरा विद्युत आवेशों के वितरण के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है कूलॉम का नियम। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कूलॉम के नियम का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान जब निकालना होता है तब हम लोग कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे। कब करेंगे कूलॉम के नियम का प्रयोग? दो बिंदु आवेशों के बीच प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर लगने वाले आरोपित होने वाले विद्युत बल का मान जब निकालना होगा तब हम लोग कूलॉम के नियम का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए आप यहां 3 कंडीशन हो सकता है। मान लीजिए एक बिंदु आवेश प्लस Q1 है, प्लस हो गया आवेश का चिन्ह, और दूसरा बिंदु आवेश प्लस Q2 है। मतलब यहां दोनों बिंदु आवेशों का चिन्ह समान है। इसी तरह से दोनों के बीच की दूरी मान लीजिए पहले R। अब एक बिंदु आवेश ले लें माइनस Q1 और एक दूसरा बिंदु आवेश हम ले लेते हैं माइनस Q2। यहां भी दोनों बिंदु आवेशों का चिन्ह समान है लेकिन ऋणात्मक है, और यहां पर दोनों आवेशों का चिन्ह समान है और क्या है, धनात्मक है। अब तीसरा कंडीशन में एक बिंदु आवेश धनात्मक ले लेते हैं और दूसरा बिंदु आवेश ऋणात्मक ले लेते हैं। मतलब इस लास्ट डायग्राम में क्या है कि दोनों बिंदु आवेशों का चिन्ह विपरीत है, एक प्लस और दूसरा माइनस। यहां तीनों कंडीशन में दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r लिया गया। अब हम कूलॉम के नियम की सहायता से प्रत्येक कंडीशन में दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान ज्ञात करना सीखेंगे। कूलॉम का नियम एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नियम है। मतलब ये जो कूलॉम का नियम है वो प्रयोगों पर आधारित है। कूलॉम के द्वारा दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल से संबंधित बहुत सारे प्रयोग किए गए और इसके बाद जो उनको रिजल्ट मिला उसी रिजल्ट को हम लोग कहते हैं कूलॉम का नियम। तो देखेंगे आप लोग कूलॉम के नियम में सबसे पहला बात है कि दो बिंदु आवेशों का चिन्ह अगर समान हो, चाहे दोनों धन आवेशित हो चाहे दोनों ऋण आवेशित हो, तो अगर दो बिंदु आवेशों का चिन्ह समान रहता है तो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करके और एक दूसरे को विकर्षित करेंगे। विकर्षित करना माने बल आरोपित करना और अपने से दूर भगाना, इसको कहते हैं विकर्षित करना। जैसे यहां देखिए प्रथम डायग्राम में क्या है, यह भी धनावेशित है और यह भी धनावेशित है, तो ये आवेश इस पर बल आरोपित करेगा और अपने से दूर मतलब विकर्षित करेगा। प्लस Q1 प्लस Q2 को विकर्षित करेगा और प्लस Q2 प्लस Q1 को विकर्षित करेगा। यहां दोनों बलों की दिशाएं विपरीत हैं लेकिन इनके परिमाण समान होते हैं। एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह देखा गया है कि Q1 के द्वारा प्लस Q2 पर जितना परिमाण में विद्युत बल आरोपित किया जाएगा प्लस Q2 के द्वारा भी प्लस Q1 पर उतना ही परिमाण का विद्युत बल आरोपित किया जाएगा। अब उसी तरह से इसलिए दोनों का यहां संकेत केवल F है परिमाण को सूचित करने के लिए। अब यहां सेकेंड डायग्राम में भी चिन्ह समान है
और इसलिए दोनों आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे और विकर्षित करेंगे। तो -q1 के द्वारा -q2 पर विकर्षण बल लगेगा, मान लीजिए F, और -q2 के द्वारा भी -q1 पर यहां बल आरोपित होगा F। अब सेकेंड बात इसमें, समान चिन्ह वाले आवेशों के बीच तो विकर्षण होगा, समझ गए। अगर आवेशों का चिन्ह विपरीत हो तो दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे पर बल आरोपित करेंगे और बल आरोपित करके अपनी ओर आकर्षित करेंगे। अपनी ओर आकर्षित करना माने अपनी ओर खींचना। +q1 बिंदु आवेश -q2 बिंदु आवेश पर बल आरोपित करके और अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। उसी तरह से -q2 बिंदु आवेश +q1 बिंदु आवेश पर बल आरोपित करके और अपनी ओर आकर्षित करेगा, मतलब अपनी ओर खींचेगा। यहां भी बलों के परिमाण समान होंगे, दिशा विपरीत। अब देखिए सेकेंड बात क्या है कि दोनों बिंदु आवेशों पर जो बल लगेंगे, बल हमेशा दोनों बिंदु आवेशों को जो जोड़ने वाली रेखा है, इस रेखा के अनुदिश लगेंगे। अनुदिश माने समानांतर। तीनों डायग्राम में इसी तरह से दिखाया गया है, दोनों को जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। और थर्ड बात याद रखेंगे हम लोग, प्रत्येक बिंदु आवेश पर दूसरे के द्वारा आरोपित होने वाला जो विद्युत बल होता है, विद्युत बल का परिमाण याद रखिएगा। मैं दिशा की बात नहीं कर रहा हूं। बलों की दिशा जब हम लोगों को देखना हो, दिशा जब खोजना हो, तो वहां पर आवेशों का चिन्ह देखते हैं, लेकिन जब परिमाण निकालना होगा तो हम लोगों को आवेशों के चिन्ह से कोई मतलब नहीं है, केवल परिमाण से मतलब है। आवेशों का परिमाण माने आवेशों के चिन्ह को छोड़ देंगे तो बाकी अब जो कुछ भी रह जाएगा उसी को परिमाण कहते हैं। तो यहां दो बिंदु आवेशों में प्रत्येक के द्वारा दूसरे पर लगने वाले विद्युत बल का परिमाण समानुपाती होता है दोनों बिंदु आवेशों के परिमाण के गुणनफल के। यहां ध्यान देना है, दोनों बिंदु आवेशों का जो परिमाण है उसके गुणनफल के समानुपाती, मतलब गुणनफल में जिस तरह का परिवर्तन होगा, जिस अनुपात में बल में भी उसी तरह का परिवर्तन होगा, उसी अनुपात में। जैसे मान लीजिए Q1 इंटू Q2 का मान, अगर Q1 इंटू Q2 का मान 50 है और बाद में अगर हो जाए 100, किसी तरह से आवेश को बढ़ा दिया जाए, मान 100 कर दिया जाए, मतलब ये दोगुना हो जाए, दोगुना, इसके तुलना में दोगुना हो जाए। तो जब Q1 इंटू Q2 जब दोगुना हो जाएगा तो बल का मान भी बढ़ के कितना गुना हो जाएगा, दोगुना। अगर Q1 इंटू Q2 पहले की तुलना में 1/4 हो जाए तो बल का मान भी क्या हो जाएगा, 1/4। जिस अनुपात में Q1 इंटू Q2 का मान बदलेगा, बढ़ेगा या घटेगा, उसी अनुपात में बल का मान भी बदलेगा, मतलब बढ़ेगा या घटेगा। चौथा नंबर बात याद रखना है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का जो परिमाण है, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रम बने होता है उल्टा। अगर आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका वर्ग का मान बढ़ जाए, बढ़ेगा कैसे? आवेशों के बीच की दूरी को अगर बढ़ा दें, आर को अगर बढ़ा दें तो आर स्क्वायर बढ़ेगा, और आर स्क्वायर जब बढ़ेगा तो बल का मान क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों में व्युत्क्रम संबंध है, उल्टा रिलेशन। एक और यहां बात ध्यान देना है, व्युत्क्रमानुपाती होने का मतलब हुआ कि अगर आर स्क्वायर 2 गुना हो जाए, बढ़ जाए, तो बल का मान क्या होता है, उतना ही गुना घट जाए, मतलब आधा हो जाए। अगर आर स्क्वायर का मान हाफ हो जाए, मतलब कम हो जाए, 2 गुना कम हो गया, तो बल का मान जो है यहां 2 गुना बढ़ जाए। ये ध्यान रखिएगा।
और हम लोगों को ध्यान देना है पांचवा और अंतिम नंबर बात ध्यान देना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच जो विद्युत बल लगेगा वो विद्युत बल का मान इस बात पे डिपेंड करता है कि दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर कौन सा माध्यम है। दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर हवा रहने पर बल का मान कुछ और होगा। दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर अगर हवा को हटा दें और कोई और माध्यम अगर कर दें तो उस समय बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये 5 बात हम लोग याद रखेंगे, लेकिन परिमाण जब निकालना होगा तो केवल हम लोगों को इन्हीं दोनों बातों पर ध्यान देना होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों समीकरण को अगर मिला दें तो मिलाने के बाद देखें आप लोग कैसे लिखेंगे। हम लोग F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलॉम के नियम से आए। F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे आगे तो आप लोग पढ़े हुए हैं कि जब भी हम लोग समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट वहां लाके रखते हैं। कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, हम यहाँ कांस्टेंट को स्मॉल के द्वारा सूचित करेंगे, स्मॉल के, और यहां हो जाएगा ये Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे हम लोग मानेंगे समीकरण 1। अब अगर हम लोग किसी तरह से स्मॉल के का मान निकाल दें और समीकरण 1 में रख दें तो हम लोगों को दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए एक समीकरण मिल जाएगा, जिसका यूज हम लोग दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का, विद्युत बल का कैलकुलेशन करने में करेंगे। तो देखिए यहां जो है स्मॉल के, ये समानुपाती का नियतांक है। समानुपाती का नियतांक, इस नियतांक का मान दो बातों पर डिपेंड करता है। सबसे पहले मात्रकों की पद्धति पर, मात्रकों की पद्धति। स्मॉल के का मान किस पे डिपेंड करेगा, मात्रकों की पद्धति पर। मतलब जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आप कैलकुलेशन में मात्रकों के किस पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं। एसआई यूनिट्स का प्रयोग करेंगे या सीजीएस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग एसआई यूनिट्स का प्रयोग करते हैं तो उस समय स्मॉल के का मान कुछ और होता है, और अगर हम लोग सीजीएस सिस्टम का प्रयोग करेंगे तो उस समय स्मॉल के का मान कुछ और होता है। दूसरी बात ध्यान देना है, स्मॉल के का मान इस बात पर भी डिपेंड करता है कि दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर कौन सा माध्यम है। मतलब कहने का मतलब है कि स्मॉल के का मान दो बातों पर डिपेंड करेगा, मात्रकों की पद्धति और बिंदु आवेशों के चारों ओर के माध्यम पर। बिंदु आवेशों के चारों ओर के माध्यम, ये दो बातों पर स्मॉल के का मान डिपेंड करेगा। और अब हम लोग बारी बारी से स्मॉल के का मान दो कंडीशन में निकालेंगे। पहले निकालेंगे हम लोग सीजीएस सिस्टम में और इसके बाद हम लोग निकालेंगे एसआई यूनिट्स में। हम लोगों को दो कंडीशन में समानुपाती के नियतांक स्मॉल के का मान निकालना है। सबसे पहले सीजीएस सिस्टम में प्रयोग करेंगे। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की पढ़ाई हम लोग जब तक कर रहे हैं तब तक सीजीएस सिस्टम में अगर आवेश का मात्रक लिखना हो तो स्टैट कूलम हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का यूज हम लोग को करना है। क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं स्थिर आवेश से संबंधित अध्ययन कर रहे हैं। तो देखिए आप लोग यहां भी दो कंडीशन है। सीजीएस सिस्टम में
जब के का मान निकालना होगा तो यहां पहला कंडीशन है कि अगर बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात हो, क्या हो, निर्वात। निर्वात को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। बिंदु आवेश के चारों ओर अगर निर्वात हो, निर्वात का मतलब होता है खाली जगह, जहां कुछ भी नहीं हो, हवा भी नहीं हो, ऐसे जगह को, ऐसे स्थान को क्या कहते हैं हम लोग, निर्वात कहते हैं। तो बिंदु आवेशों के चारों ओर अगर निर्वात हो, ऐसे स्थिति में स्मॉल के का मान 1 होता है। ये आप लोगों को याद रखना। स्मॉल के का मान 1 कब होगा, जब बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात रहेगा। और इस स्थिति में क्या करेंगे, दोनों बिंदु आवेशों के बीच बल निकालने के लिए जब समीकरण 1 का प्रयोग हम लोग करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हो जाएगा F बराबर 1 इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। और सेकेंड कंडीशन है, अगर दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ, जिन दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल हम लोगों को कैलकुलेट करना है, उनके चारों ओर परावैद्युत पदार्थ हो। परावैद्युत पदार्थ क्या है, परावैद्युत पदार्थ का मतलब होता है अचालक पदार्थ। परावैद्युत पदार्थ, अचालक पदार्थ। तो अगर बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई अचालक पदार्थ हो जाए तो ऐसे स्थिति में स्मॉल के का मान देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग। सबसे पहले निर्वात रहने पर स्मॉल के का मान था 1, तो यहां भी हम लोग लिख देंगे 1, निर्वात वाला मान लिख के, और उसमें क्या करेंगे, कैपिटल के से डिवाइड कर देंगे। अब आप कहेंगे, आप लोग कहेंगे कैपिटल के क्या है, तो पहले सोचिए कैपिटल के कब आया, जब बिंदु आवेशों के चारों ओर अचालक पदार्थ हुआ, परावैद्युत पदार्थ हुआ तब। इसका मतलब हुआ कि कैपिटल के परावैद्युत पदार्थ से संबंधित एक नियतांक है, और इस नियतांक को कहते हैं हम लोग परावैद्युत नियतांक। कैपिटल के परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत नियतांक। और एक बात याद रखना है, कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो उसके लिए कैपिटल के का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। याद रखिए, आगे जो है परावैद्युत नियतांक के बारे में हम लोग को पढ़ाई करना है। तो अभी हम लोग याद रखेंगे, कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो, कोई भी अचालक पदार्थ हो, उसके लिए कैपिटल के का जो मान होता है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। और अब हम लोग जब निकालेंगे समीकरण 1 का यूज करेंगे हम लोग दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए, तो क्या करेंगे, कैपिटल F बराबर हो जाएगा 1 अपॉन के, कैपिटल के इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहां और एक बात ध्यान देना है आप लोगों को, दो फॉर्मूला बताया गया है, दो बिंदु आवेशों के बीच विद्युत बल ज्ञात करने के लिए कितना फॉर्मूला पढ़ाया गया, 2 फॉर्मूला बताया गया आप लोगों को। पहला F बराबर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और दूसरा F बराबर 1/K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये दोनों फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे, जहां बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात हो और मात्रकों की पद्धति कैसा हो,
सीजीएस हो तब हम लोग इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। और अगर दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई अचालक पदार्थ हो, परावैद्युत पदार्थ हो और मात्रकों की पद्धति सीजीएस हो तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एक बात और यहां ध्यान दीजिएगा आप लोग, निर्वात रहने पर बल जितना लग रहा है, अचालक पदार्थ होने पर क्या होगा कि निर्वात रहने पर जो बल लग रहा था, ये देख लीजिए आप लोग, निर्वात रहने पर जो बल लगेगा उसमें 1/K से गुणा कर देंगे, तो अचालक पदार्थ रहने पर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल का फॉर्मूला निकलेगा। समझ में आ गया इतना? चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे एसआई यूनिट्स में इस नियतांक का मान कितना के बराबर होता है। जब हम लोग एसआई यूनिट्स में स्मॉल के का मान ज्ञात करेंगे तो यहां भी दो कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन, यदि दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात, जब दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात रहेगा तो ऐसे स्थिति में स्मॉल के का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ एसआई यूनिट्स। बाद में हम लोग मान निकालेंगे। ऐसे आप लोग मान अगर के का निकालना चाहते हैं तो हो जाएगा न्यूटन और ये इधर जाएगा मीटर स्क्वायर और कुलम इंटू कुलम, कुलम स्क्वायर तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ मात्रक निकालना चाहें के का तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर, लेकिन हम एसआई यूनिट भी यहाँ लिख सकते हैं। तो K = 9 × 10⁹ एसआई यूनिट होता है। कब? एसआई यूनिट्स का जब हम लोग प्रयोग करेंगे और बिंदु आवेशों के चारों ओर निर्वात रहेगा तब। एक बात और ध्यान दीजिएगा, 9 × 10⁹ को एक और तरीका से लिखा जाता है। इसे हम लोग इस तरह से भी लिखते हैं, स्मॉल के इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 भी कह सकते हैं। इसे पढ़ते हैं हम लोग एप्सिलॉन के द्वारा, एप्सिलॉन कैसे पढ़ेंगे? एप्सिलॉन EPSILON एप्सिलॉन, और आप इसे 0 भी पढ़ सकते हैं या नॉट भी पढ़ सकते हैं। तो हो जाएगा स्मॉल के बराबर 1/4π एसआई यूनिट। स्मॉल के का मान आप चाहे ये लिखो या ये लिखो, दोनों का मतलब जो है एक ही होता है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का प्रयोग करेंगे। यहाँ समीकरण 1 का प्रयोग करके और स्मॉल के का मान इसमें जब रख देंगे तो दोनों बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए यहां भी फॉर्मूला हम लोगों को मिल जाएगा। तो हो जाएगा F = 9 × 10⁹ into Q1 Q2/R² और F = 1/4π एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2/R²। अब हम सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे। सेकेंड कंडीशन में है कि अगर दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ यदि आ जाए, दोनों बिंदु आवेशों के चारों ओर कोई परावैद्युत पदार्थ आ जाए तो ऐसे स्थिति में स्मॉल के का मान होता है, देखिए कैसे निकालेंगे। जब सीजीएस सिस्टम के बारे में, जब सीजीएस सिस्टम में हम लोग पढ़ाई कर रहे थे स्मॉल के का मान, तो उस समय क्या किए थे, निर्वात रहने पर स्मॉल के का मान होता था 1
और अगर आवेशों के चारों ओर परावैद्युत पदार्थ हो जाए, उस समय स्मॉल के का मान निकालने के लिए क्या करते थे, निर्वात वाले मान में कैपिटल के से डिवाइड करते थे। कैपिटल के को कहते हैं परावैद्युत नियतांक। यहां भी वही काम करेंगे। निर्वात होने पर स्मॉल के का मान होता है 9 × 10⁹ या 1/4πε0। तो जब परावैद्युत पदार्थ हो जाएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल के का मान लिखना होगा तो पहले निर्वात वाला मान लिखेंगे और इसमें कैपिटल के से डिवाइड करेंगे। कैपिटल के क्या है, परावैद्युत पदार्थ के लिए परावैद्युत नियतांक। SI यूनिट या स्मॉल के का मान ऐसे लिख सकते हैं 1/4πε0 × K SI यूनिट। अब जब हम लोग प्रयोग करेंगे समीकरण 1 में स्मॉल के का मान रखेंगे तो हो जाएगा F = 9 × 10⁹ अपॉन K × Q1 Q2 अपॉन R²। एक ये फॉर्मूला बनेगा और सेकेंड फॉर्मूला बनेगा यहां F = 1/4πε0 × K Q1 Q2 अपॉन R²। यहां एक और बात ध्यान देना है आप लोगों को, कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो, मतलब अचालक पदार्थ हो, परावैद्युत पदार्थ के परावैद्युत नियतांक में जब हम निर्वात के विद्युतशीलता से गुणा करेंगे तो इस पूरे गुणनफल को कहते हैं उस परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग F = 1/4πε × Q1 Q2 अपॉन R²। यहां एक बात ध्यान देना है, ε0 मतलब ε0 को क्या कहेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता कहेंगे। और एप्सिलॉन बराबर, ध्यान दीजिए आप लोग, एप्सिलॉन का जो मान है, एप्सिलॉन बराबर क्या होगा, ε0 × K। क्या हो जाएगा, ε0 × K, और इसे कहते हैं परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। परावैद्युत पदार्थ की विद्युतशीलता। तो इस तरह से आज हम लोग पढ़े कूलॉम का नियम। कूलॉम का नियम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आज जो कूलॉम का नियम पढ़ाए, इसके बाद भी कूलॉम के नियम में बहुत कुछ है। अभी हम लोगों को विद्युतशीलता के बारे में जानना है। अभी हम लोगों को कैपिटल के परावैद्युत नियतांक के बारे में जानना है। विद्युतशीलता का मात्रक पढ़ना है, विमीय सूत्र पढ़ना है, और कूलॉम के नियम का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पढ़ना है। तो हम लोग कल अगले वीडियो में फिर हम लोग कूलॉम के नियम के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे।